फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज आप सभी के लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स की नई वीडियो। देखिएगा, हम हर दिन सुबह सुबह करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। हम हर दिन सुबह सुबह करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ते हैं। उस क्लास के साथ साथ आप सभी को मैथमेटिक्स की क्लास भी मिलती है, साथ साथ में आपको अब तो हिंदी की क्लासेस भी मिलती है, और इसी दौरान मैं आप सभी के लिए रीजनिंग की क्लासेस भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आज की करंट अफेयर्स। आज है कितनी? 7 जून। और 7 जून से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू आज की वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज का दिन। आज क्या है? आज क्या है देखिएगा, आज है 7 जून। और 7 जून का जो दिन है ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में आज का जो दिन है ये मनाया जाता है। देखिएगा, दो बातें हैं, एक है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और एक है विश्व खाद्य दिवस। दोनों अलग अलग दिन मनाए जाते हैं। पहले मैं बात करूंगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के ऊपर, बाद में बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो इसकी अगर मैं बात करूं कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने की घोषणा कब करी थी, तो इसको मनाने की जो घोषणा है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा करी गई थी। कब? दिसंबर 2018 में। दिसंबर 2018 में इसकी शुरुआत करी गई थी। लेकिन अगर दिसंबर 2018 में इसकी शुरुआत घोषणा करी गई थी तो इसकी शुरुआत कब करी गई थी? क्योंकि दिसंबर में अगर इसकी घोषणा करी गई है तो उस वर्ष का तो जून जा चुका है। मतलब इसकी पहली बार घोषणा बेशक दिसंबर में करी गई हो, लेकिन पहली बार जब ये मनाया गया था तो 7 जून 2019 को मनाया गया था। और 7 जून 2019 को इस दिवस की थीम क्या थी? किस थीम के साथ में इसे शुरू किया गया था? तो खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, इस थीम के साथ में 7 जून 2019 को इसको शुरू किया गया था। आसान बात। उसके बाद आइएगा, बात करता हूं कि इस दिवस को यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो इसको जो मनाने का उद्देश्य है वो सिंपल सा है। सिंपल सा मतलब कि सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना। लोगों में जागरूकता पैदा करना ही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। अब यहां से देखिएगा, सिंपल सा, अगर आप विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस में से अगर आप केवल सुरक्षा शब्द को हटा देंगे तो क्या बचेगा? विश्व खाद्य सुरक्षा। और विश्व खाद्य दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को। और इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2019 में पहली बार शुरुआत किसकी हुई थी? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। तो दोनों बातें हैं, सेम प्रश्न आते हैं और सेम प्रश्न में हम जरूर अटक जाते हैं। तो इस प्रकार में हमने अटकना नहीं है, बिल्कुल आसानी से सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आइए चलते हैं अब हम प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न अब आप लोगों की स्क्रीन पे आता है। देखिएगा, आज का 7 जून का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आता है। पहला प्रश्न क्या है कि दुनिया के सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का न्यूट्रल सीमेंट प्लांट स्थापित करने की जो घोषणा है ये किस देश ने करी है? कौन से देश द्वारा ये घोषणा करी गई है? तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा, ये आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। अब ये 4 ऑप्शन है, यहां से आपने बताना है कि कौन से देश द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। तो इसकी जो घोषणा है ये स्वीडन के द्वारा करी गई है। स्वीडन यानी कि आंसर इसका होगा बी। अब स्वीडन के द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा करी गई है। बात करते हैं इसके बारे में। और ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन लिखा है जर्मनी। जर्मनी के अगर हम राष्ट्रपति, क्योंकि 4 आपके एग्जाम में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न आते हैं और यहां से जो प्रश्न आते हैं ये हमने पढ़ने हैं। इनको पढ़ने के लिए हमने देखिएगा यहां से प्रश्न आएगा। तो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर जो हैं वे राष्ट्रपति हैं कहां के? जर्मनी के। स्लोवाकिया के बारे में बात करता हूं तो स्लोवाकिया के जुजाना कपूटोवा राष्ट्रपति है कहां के? स्लोवाकिया के। और चौथा ऑप्शन जो था वो अर्जेंटीना। इसके अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो अल्बर्टो फर्नांडिस जो है वे इसके राष्ट्रपति हैं। तो ये बातें तो हमने पढ़ ली है इसके बारे में। उसके बाद में बात करता हूं अगले प्रश्न की। देखिएगा, अगला प्रश्न नहीं बल्कि इस प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। देखिएगा कि अगर मैं बात करूं दुनिया के पहले कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट को स्थापित करने की घोषणा किसने करी थी? तो इसकी घोषणा स्वीडन में हुई गई। और लेकिन मैं बात करूं कौन सी कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये
हिडलबर्ग सीमेंट कंपनी, हिडलबर्ग सीमेंट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये विश्व की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी है। और इस प्लांट की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्लांट की जो शुरुआत है 2030 तक होने की शुरुआत संभावना बताई गई, यानी कि आगामी 10 वर्षों तक 2030 तक इसकी शुरुआत करने की घोषणा जो है वो करी गई है। बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी। तो इस योजना की अनुमानित लागत जो होगी वो होगी 10 मिलियन यूरो। 10 मिलियन यूरो का मतलब ये है कि लगभग 122 मिलियन डॉलर, 122 मिलियन डॉलर जो है वो इस परियोजना पर खर्च किए जाएंगे। तो आसान बात है। उसके बाद आइएगा, क्योंकि मैंने कहा कि स्वीडन में घोषणा करी गई है, स्वीडन में बनाने की घोषणा करी, तो स्वीडन के बारे में हम थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं। ये मैप है स्वीडन का। स्वीडन की अगर मैं बात करूं राजधानी कहां है, तो स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम। आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? क्रोना। और प्रधानमंत्री कौन? देखिए, प्रधानमंत्री की बात करूं तो स्टीफन लोफवेन जो है वे इसके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आई होगी आपको। तो ये सारी जानकारी हमने पढ़ी है पहले प्रश्न से। अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्न की। तो चलिएगा, प्रश्न नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पर आता है। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में ये पूछा गया है कि बाल स्वराज नामक एक ऑनलाइन पोर्टल जो है ये शुरू किया गया, तैयार किया गया है। तो लेकिन मैंने पूछा, प्रश्न ये है कि बाल स्वराज जो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, किसके द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों को मिलते हैं। यहां से आपने बताना है कि किसके द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो यहां से सिंपल सी बात है, NCPCR। अब मैंने कोई फुल फॉर्म नहीं लिखी है, लेकिन उसको पढ़ेंगे जरूर। देख लीजिएगा, पहले हम इस प्रश्न के आंसर की तरफ चलते हैं कि एनसीपीसीआर के द्वारा अब बाल स्वराज नामक जो ऑनलाइन पोर्टल है इसको शुरू करने के लिए इसको शुरू करने की घोषणा करी गई है, इसको विकसित किया गया है, इसको तैयार किया गया है। तो आसान बात आपके सामने आई, और आसान बात आपके सामने आई तो प्रश्न नंबर ए आपके सामने आता है। लेकिन मैं बात ऑप्शन नंबर ए, अब मैंने देखी दूसरे ऑप्शन पर लिखा NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और अगर मैं बात करूं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो 2009 में, वर्ष 2009 में NIA अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना करी गई थी। बात करते हैं अगला प्रश्न, आईपीसी से ध्यान रखिएगा कि जो आपके यूपीएसआई के बच्चे, यूपीएसआई 2021 का जिन्होंने फॉर्म भरा है वो सभी आईपीसी को जरूर पढ़े। आईपीसी इंडियन पीनल कोड, और इसकी स्थापना 1860 में करी गई थी। 1860 में स्थापना करने का मतलब क्या हुआ कि जब ब्रिटिश काल के अधीन था भारत, उस समय ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। और एक बात और समझ लीजिएगा कि जो आईपीसी है, जो इंडियन पीनल कोड है, इसमें समय समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी होते रहते हैं। मैंने मूल विधियों की 17-18 क्लासेस आप लोगों को पढ़ा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है। उसके साथ साथ दूसरी बात यह भी है कि दोबारा से आप लोगों की मूल विधि की क्लासेस शुरू करने वाला हूं, आप लोग जरूर देखें। ठीक है, आइए बात करते हैं अब तीसरे ऑप्शन के, DIA मतलब कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो 1961 में इसकी स्थापना करी गई थी। तीनों के बारे में मैंने आपसे चर्चा पूरी तरह से कर ली है। अब इस चर्चा के बाद हम बात करते हैं प्रश्न की। देखिएगा, मैंने अभी तक NCPCR के बारे में नहीं बताया, तो इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो तो हुई इसकी फुल फॉर्म। दूसरी बात कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि जो कोरोना वायरस, जो बच्चे अभी तक, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि तीसरी लहर, अभी तक भारत में दूसरी लहर थी, अब तीसरी लहर जो आएगी वो बच्चों को प्रभावित करेगी। सबसे पहली लहर ने बूढ़ों को यानी कि 50 से ऊपर वालों को प्रभावित किया, दूसरी लहर ने सारे नौजवानों को प्रभावित किया, तीसरी लहर में ऐसा कहा गया है कि बच्चों को प्रभावित करेगी। तो ये सिंपल से ध्यान रखिएगा कि ये जो बाल स्वराज जो ऑनलाइन पोर्टल है इसको शुरू करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो कोरोना वायरस से वर्तमान में और आगे आने वाले समय में जो बच्चे कोरोना वायरस से प्रभावित होते हैं उन सभी बच्चों की निगरानी रखना, साथ साथ में उन सभी की ट्रैकिंग करना है, पता चले कौन सा बच्चा कहां है। हर एक बच्चे पर निगाह रखने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए इसकी शुरुआत करी गई है। इसके द्वारा दूसरी बात और भी करी गई। पहली तो हमने कहा कि बच्चों की ट्रैकिंग करेगा, पहला काम।
दूसरा काम क्या है कि इसके द्वारा, इस ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा उन बच्चों को भी खोजा जाएगा जिन बच्चों ने कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। जिन बच्चों ने माता पिता को खो दिया है कोरोना वायरस के कारण, उन बच्चों को ट्रैकिंग करना। दूसरी बात, ये बच्चों को कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को ट्रैकिंग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी जो हैं वे इस मंत्रालय का कार्यभार देखती हैं। उसके बाद में बात करते हैं आगे। देखिएगा, मैंने अभी कहा कि एनसीपीसीआर ऑप्शन जब हमने पढ़े थे तो एनसीपीसीआर के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। अब मैं बात करता हूं एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करता हूं इसके बारे में कि अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में, 2007 में इसकी स्थापना करी गई थी। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। और तीसरा प्रश्न ये कि इसके अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो जो है वे इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में एनसीपीसीआर के। ठीक है, तो ये आसान बातें हैं जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। आसान सी कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से बता रहा हूं। देखिएगा, अगला प्रश्न इसी सिलसिले में तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने आता है कि इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से के विजेता कौन बने। तो देखिएगा, इस प्रश्न के बारे में बात करता हूं कि इसके विजेता कौन बने हैं। तो इसके विजेता जो है, जैसा ही आपको ऐसा अगर कभी प्रश्न मिलता है तो उसको आपने समझना है। जहां कहीं भी उपरोक्त दोनों होते हैं वो आपने सही करना है, क्योंकि ऐसा माना गया, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि 95% ये आंसर आपके सटीक होते हैं। समझ में आई ना बात? तो यहां देखेगा, नितिन राकेश और जेरी विंड दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक प्रश्न और समझ लीजिएगा, अमिताभ घोष जिन्हें 2018 में साहित्य का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 2018 में साहित्य का पुरस्कार दिया गया था। तीनों सारी जानकारियां यहां से मिली। अब इतनी सी जानकारियां नहीं पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। देखिएगा, ये दोनों व्यक्ति हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नितिन राकेश और जेरी विंड। ठीक है, अब ये तो बात पढ़ी। उसके बाद समझिए कि उनकी पुस्तक है कि ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस मतलब कि इस पुस्तक में उन सभी लोगों के लिए जानकारियां निहित है जो कि ऐसे समय में, कोरोना वायरस के समय में जिनका जो व्यापार है वो अच्छे से नहीं चल पा रहा। इन सब बातों को, इन सब व्यक्तियों की, उद्यमियों की और व्यापार मालिकों की इसके द्वारा सहायता करी जाएगी। ठीक है, आसान बात आप लोगों के सामने आई है। अब चलते हैं आगे। इसके साथ ही प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आता है कि बीसीसी पर विशेष समिति ने आईएफएससीए को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। देखिएगा, अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट को सौंप तो दिया है, लेकिन ये किसकी अध्यक्षता में ये आयोजित करी गई है ये बैठक, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि किसकी अध्यक्षता में ये रिपोर्ट जो है ये सौंपी गई। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, शक्तिकांत दास, दिनेश कुमार खारा, टीएन मनोहरन और केपी कृष्णन। तो यहां से आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो होगा केपी कृष्णन जो है वो आपका यहां से सही आंसर होना चाहिए। चलिए आइए बात करते हैं 4 ऑप्शन के बारे में। तो शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? गवर्नर है। कौन से पूछे जाए तो कौन से हैं? 25वें नंबर के गवर्नर है। अगली बात देखिएगा, दिनेश कुमार खारा, या ऐसा कहा जाता है डीके खारा जो है कौन है? चेयरमैन है। कौन से बैंक के? एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। उसके बाद टीएन मनोहरन भी चेयरमैन है। कौन से बैंक के? केनरा बैंक के। तो ये सिंपल सी, ये साधारण सी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, जो सारी बातें मैं आपके सामने कर रहा हूं। देखिएगा, प्रश्नों को आपने इस प्रकार से पढ़ना है कि जो 4 ऑप्शन है उन 4 ऑप्शन को क्यों खाली छोड़ा जाए। उन 4 ऑप्शन से भी तो नए प्रश्न बन सकते हैं ना, तो हम उन सारे प्रश्नों के ऑप्शंस पे भी जरूर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, बीसीसी पर जो विशेष समिति की बैठक हुई थी किसकी अध्यक्षता में करी गई थी? केपी कृष्णन। बात बता चुका हूं। बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है?
कि वेरिएबल कैपिटल कंपनी जो है वो वीसीसी की फुल फॉर्म है। और भारत में यहां से एक प्रश्न नया आता है कि भारत के फंड की पोलिंग के लिए कितने प्रकार हैं। तो 3 प्रकार है। कौन कौन से? सबसे पहला आपका आता है कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शासित लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, शासित लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। दूसरी एलएलपी है, शासित लिमिटेड जो लायबिलिटी है इसकी फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है एलएलपी, ठीक है। दूसरी है कि एलएलपी अधिनियम के तहत लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तीसरा कौन सा आता है कि भारतीय न्याय अधिनियम 1882 के तहत शासित ट्रस्ट। ये 3 ऐसी इकाइयां होती है जो कि भारत के फंड में पोलिंग के लिए जरूरी होती है। 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिएगा बात कर लेते हैं कि ये घोषणा करी गई है आईएफएससी है। आईएफएससी क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इसकी हुई फुल फॉर्म। बात करेंगे इसके बारे में कि ये एक वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक एकीकृत नियामक निकाय है, वैधानिक एकीकृत नियामक निकाय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 अप्रैल 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पे है? गांधीनगर गुजरात में इसका मुख्यालय है। और एक बात और समझ लीजिएगा, इजेंती श्रीनिवास जो है वे वर्तमान में इसके कौन है? अध्यक्ष हैं, इसके प्रेसिडेंट है, इसके चेयरमैन है। ये सारी बातें मैंने आपको इस प्रश्न से संबंधित बताई है। अब आपके सामने आता है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या है? तो 5वां प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है वो है कि वर्ग के लिए नॉन रेजिडेंट बचत खाता किस बैंक ने शुरू की है? कौन से बैंक है ऐसा? तो देखिएगा फेडरल बैंक, यहां से जो ऑप्शन रहेगा वो आंसर रहेगा आपका फेडरल बैंक, जिसके बारे में ध्यान रखिएगा। पहले 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। 4 ऑप्शन, सबसे पहले आईडीबीआई बैंक, स्थापना कब हुई? 1964 में। चेयरमैन कौन है? एमआर कुमार। दूसरा है इंडियन बैंक, स्थापना कब हुई? 1960 में। एमडी और सीईओ कौन है? पद्मजा चुंदरू। तीसरा ऑप्शन आता है आपका ऑप्शन 4, बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना कब हुई? 1906 में। एमडी सीईओ कौन है? अतनु कुमार दास जो है वे बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में एमडी और सीईओ है, मतलब कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। तो ये सारी बातें आपकी स्क्रीन पे आती है। अब आइएगा कि ये फेडरल बैंक के द्वारा बचत खाता शुरू करने की घोषणा करी है। इस योजना को 2 भागों में विभक्त किया गया। 2 कौन कौन से भाग है? तो सबसे पहला आता है एनआरईएसबी, मतलब कि जो अनिवासी बाहरी बचत खाता है, कि जो भारत के निवासी नहीं है उनके लिए। दूसरा है कि एनआरओएसबी, मतलब अनिवासी साधारण बचत खाता। तो 2 प्रकार के खाते जो है इनको लॉन्च करने की घोषणा करी गई है। बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा फेडरल बैंक ने शुरू करी है, लेकिन अभी तक फेडरल बैंक के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। फेडरल बैंक के बारे में हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो फेडरल बैंक के बारे में पढ़ते हैं। चलिएगा, अगर मैं बात करूं एमडी सीईओ, तो इसके एमडी प्रबंध निदेशक और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन। बात करेंगे मुख्यालय कहां पे है? अलुवा कहां है? केरल। उसके बाद टैगलाइन योर परफेक्ट बैंक पार्टनर, योर परफेक्ट बैंक पार्टनर जो है वो इसकी टैगलाइन है। इसके बारे में 2 बातें आपको जरूर बताऊंगा। क्या? कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1931 में। 23 अप्रैल 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसकी जो स्थापना है, फेडरल बैंक की जो स्थापना है, ये त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में हुई थी। उसके बाद में 2 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? केवल फेडरल बैंक रख दिया गया था। आसान बात। आइए 5 प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। 5 प्रश्न जैसे ही हमारे समाप्त होते हैं तो हमारे सामने आता है नया प्रश्न। नया प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न क्या है कि हिसाब की किताब, एक पुस्तक हिसाब की किताब शीर्षक वाली एक शॉर्ट फिल्मों के 6 मॉड्यूल किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, जिसमें से आपने जो सटीक आंसर है वो आपने बताना है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके मुझे बताना है। कमेंट करना है आपने। आज जो वीडियो देख रहे हैं इसी के कमेंट में जल्दी से आप लोगों ने आंसर बताना है। उसके बाद आइए बात करता हूं, कल मैंने क्या प्रश्न पूछा था? कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि फिक्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? डेविड लियोप को ये पुरस्कार जो है ये दिया गया है। बात करेंगे इसके बारे में आगे। प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि ओडिशा में पेयजल परियोजनाओं के लिए 254 करोड़ रुपए, और ओडिशा जो राज्य है इसमें पेयजल पीने के पानी की परियोजनाओं के लिए 254 करोड़ रुपए किसके द्वारा मंजूर किए गए? अब ऐसा कौन सा संस्था है जिसने कि ओडिशा में पेयजल के लिए
254 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी गई है। तो यहां से आपने बताना है कि कौन सा ऐसी संस्था है। ऐसी संस्था के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है नाबार्ड। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जिसने की ओडिशा में पेयजल परियोजनाओं के लिए 254 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बात करेंगे पूरी जानकारियां, लेकिन पूरी जानकारियों से पहले ऑप्शन की जानकारियां पढ़ेंगे। किसकी जानकारियां पढ़ेंगे? ऑप्शन की जानकारियां पढ़ेंगे। चलिए आइएगा। यूनेस्को स्थापना कब हुई थी? 1954। डायरेक्टर जनरल कौन है? ओंड्रे अजोले। ओंड्रे अजोले, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय 50 देशोों के हस्ताक्षर के साथ में यूनाइटेड नेशंस की यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करी गई थी, जो कि अब बढ़कर के कितने हो गए हैं? 193 देश हो गए हैं। ये बातें भी आपने साथ साथ में साइड बाय साइड पढ़ते हुए चलना है। आइए, महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। उसके बाद में विश्व बैंक, विश्व बैंक, द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें, स्थापना कब हुई? 1944 में। अध्यक्ष की बात करें तो डेविड मालपास। डेविड मालपास जो है वे उसके वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के कौन है? अध्यक्ष हैं। उसके बाद में बात करेंगे प्रश्न के बारे में। देखिएगा, ये जो 254 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, इस 254 करोड़ रुपए के तहत 2022 तक जो ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र हैं, उनमें पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश या निर्धारण कर लिया गया है। जो ग्रामीण, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो पेयजल की समस्या होती नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि डेवलप्ड होते हैं अपने आप में। उसके बाद में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अब धीरे धीरे वहां का जल स्तर भी नीचे जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस योजनाओं के लिए 254 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बात करेंगे इसके बारे में। 2 जिले हैं ऐसे, जाजपुर जिला और पुरी जिला। इन दोनों में 2 मेगा प्रोजेक्ट जो हैं वे भी स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद में बात करेंगे नाबार्ड। देखिएगा, नाबार्ड ने 254 करोड़ रुपए की मंजूरी करी है। 254 करोड़ की मंजूरी किसके द्वारा करी गई है? नाबार्ड के द्वारा करी गई। तो नाबार्ड के बारे में पढ़िएगा। देखिएगा, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इंग्लिश में कहेंगे कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी होती है फुल फॉर्म इंग्लिश में। उसके बाद में स्थापना के बारे में बात करूं तो 12 जुलाई 1982 में स्थापना करी गई थी। अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजुलू चिंताला। और मुख्यालय कहां पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने इस प्रश्न से भी रख दी है। आइए प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आता है। क्या है कि 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा करी गई? अब भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कि 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, जो कि ग्रामीण लोगों के लिए ये केंद्र स्थापित करने की घोषणा कर दी है? तो देखिएगा, फटाफट से देख लीजिएगा। यहां से जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राज्य है उसने ये घोषणा करी है कि अब 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जो है इनको स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की स्थापना करी जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास थे। तो सबसे पहले था गोवा। गोवा के सीएम कौन है? गोवा के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। उत्तराखंड के कौन है? तीरथ सिंह रावत। तमिलनाडु के कौन है? एमके स्टालिन। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। तो ये आसान बातें हैं जो आपके सामने आती है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार आपके ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न के बारे में थोड़ी। क्या बातें हैं कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको घोषणा करी गई है, और ये जो 451 स्थापित किए जाएंगे ये कहां कहां होंगे? मुख्य रूप से बागेश्वर, चमोली, चंपावत, टिहरी और उत्तरकाशी। इन जिलों में, मुख्य रूप से इन 5 जिलों में इनकी स्थापना जो है ये करी जाएगी। आसान बात। आइए चलिए बात करते हैं अब आगे। अब क्योंकि उत्तराखंड सरकार की योजना थी, तो उत्तराखंड सरकार की 4 योजनाएं मैं आपके सामने और भी लेके आया हूं। क्यों? क्योंकि बहुत बार तो योजनाओं से प्रश्न आते हैं, इसलिए चलिएगा। उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट योजना 2021 में जारी की थी। जितने लोग हैं उनके किस प्रकार से राशन कार्ड में नाम आते हैं, सारी इसके योजना के तहत आया था। दूसरा बात करता हूं कि उत्तराखंड गौरी देवी कल्याण धन योजना, गौरी देवी कन्या धन योजना, मतलब कि जो लड़कियां होती है, लड़कियों को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी इसके द्वारा। उसके बाद अटल आयुष्मान उत्तराखंड स्वास्थ्य बीमा योजना के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली बात करते हैं उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा, जो कि नवजात बच्चियों के लिए फ्री बेबी किट प्रदान करती थी।
ये 4 योजनाएं मैंने आपको उत्तराखंड की इस प्रश्न के अतिरिक्त बता दी है। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आता है कि ग्रीन टैरिफ पहल जो है ये किसके द्वारा शुरू करी गई है, कौन सी ऐसी संस्था है जिसके द्वारा ये जो ग्रीन टैरिफ पहल है ये शुरू कर दी गई है। तो यहां से बताइएगा कौन सी ऐसी संस्था है। ऐसी संस्था है अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के द्वारा इसके शुरू करने की घोषणा करी गई है। यहां से चलिएगा मेरे साथ, यहां से मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 4 ऑप्शन आते हैं आपके, 4 ऑप्शन जो आपके आते हैं, यहां से सिंपल सी बात है, टाटा समूह 1868 में स्थापित किया गया था। चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना कब हुई थी? 1973 में, जिसके सीएमडी मतलब कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जो हैं वे इसके सीएमडी है। और अगला प्रश्न आता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिसकी स्थापना 1959 में करी गई थी, और श्रीकांत माधव वैद्य जो हैं वे आईओसी के कौन है? अध्यक्ष हैं, जिसके बाद में बात करूंगा मैं आपसे प्रश्न के बारे में। देखिएगा ग्रीन टैरिफ पहल किसके द्वारा शुरू करी गई? अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के द्वारा। इसके द्वारा क्या होगा कि उपभोक्ता जो है 0.66 पैसे प्रति यूनिट के अतिरिक्त टैरिफ देते हैं और उसके द्वारा एक विकल्प को चुन सकते हैं। ठीक है, ये एक बात भुगतान विकल्प के लिए, भुगतान विकल्प को चुन सकते हैं। ये है आपके आता है गौतम अडानी, जिन्होंने की अडानी ग्रुप की स्थापना करी थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1988 में। अध्यक्ष कौन है? गौतम अडानी। और मुख्यालय कहां पे है? अहमदाबाद कहां है? गुजरात में है। ठीक है, तो आसान बातें हैं जो आपके सामने प्रश्न नंबर 8 से आती है। अब आपके सामने आ जाता है प्रश्न नंबर 9। ट्रांसजेंडर को काम देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए, ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं, जो तीसरा वर्ग हमारे समाज में होता है, उस तीसरे वर्ग को, थर्ड जेंडर को प्रोत्साहन देने के लिए, कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए घोषणा कौन से देश द्वारा करी? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने की कंपनियों को सहायता, भाई अगर आप ट्रांसजेंडर को आप वहां नौकरी देते हैं तो आपको अतिरिक्त कुछ ना कुछ छूट दी जाएगी, अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा, जिसके द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का भी भला हो सके, उन्हें भी समाज में उनका स्थान मिल सके। बात करता हूं कौन सा ऐसा देश है, तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपका बांग्लादेश जो ऑप्शन होता है, बांग्लादेश, यानी कि इस प्रश्न का आंसर सही रहेगा। ये आपके बांग्लादेश ने घोषणा करी है। पाकिस्तान के बारे में बात करूं, पीएम कौन है? इमरान खान, जो कि पहले क्रिकेटर रह चुके हैं पाकिस्तान के। दूसरी है श्रीलंका, पीएम कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। तीसरा है मलेशिया, पीएम कौन है? मुहियुद्दीन यस्सीन। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको तीनों देशों के प्रधानमंत्री के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता दिया है। अब बात करता हूं कि बांग्लादेश ऐसा देश बना है। अब इसमें क्या किया कि जो कंपनी 100 से अधिक ट्रांसजेंडर लोगों को नियुक्त करती है, ट्रांसजेंडर लोगों को भर्ती करती है, उन कंपनियों को 5% कर में छूट दी जाएगी, टैक्स में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 5% कर में छूट दी जाएगी। और एक बात और समझिएगा, यहां से एक प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट आता है कि कौन से साल या कब जो बांग्लादेश में है ट्रांसजेंडर को या तीसरे वर्ग को पंजीकरण करने की, रजिस्टर्ड करने की घोषणा करी गई थी। रजिस्टर्ड करने की घोषणा जो है किस वर्ष करी गई थी ट्रांसजेंडर को? तो 2013 में बांग्लादेश ने यह घोषणा करी थी कि जितने भी ट्रांसजेंडर है, जितने भी थर्ड जेंडर है, उन सभी को रजिस्टर्ड किया जाए, उन सभी का नाम और ये सब सूची बनाने की घोषणा 2013 में करी गई थी। बात कर लेता हूं यहां से मैं। देखिएगा बांग्लादेश की राजधानी कहां है? ढाका। बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से बता दी है। जिसके बाद आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, देख लीजिएगा कि तेल कंपनियां इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, देख लीजिएगा सिंपल सी बात है कि इथेनॉल, अब जो आपको पेट्रोल मिलता है, इस पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर के बेचने की शुरुआत कर रहा है। कब से करेगी? कब से शुरू करने की घोषणा जो केंद्र सरकार द्वारा करी गई है? तो ये करी गई है 1 अप्रैल 2023 से, यानी कि 2 वर्ष बाद से इसकी शुरुआत करेंगे। इसके द्वारा क्या होगा कि जो पेट्रोल आपका होता है 100% पेट्रोल में
20% क्या मिलाया जाएगा, इथेनॉल मिला दिया जाएगा। इसके द्वारा क्या होगा कि जो भारत है वो ऊर्जा आयात पर उसकी निर्भरता और दो देशों पर कम होगी, साथ साथ में पर्यावरण प्रदूषण भी नियंत्रित करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। तो ये बातें थी जो कि मैंने आपको सारी बातें बताई है। तो आज की करंट अफेयर्स आपके सामने रही है, बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आता हूं। आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़ा रहे, आप लोगों का भी बढ़ा रहे। आप लोगों ने अच्छी लगती है कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताया करें, दोस्तों को भेजा करें। पीडीएफ के लिए मैंने बता रखा है आपको, ज्ञान कोश नाम से टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप बनवा रखी है। कहीं से भी आप इसके जितनी भी पढ़ाता हूं इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी जो कि आज की वीडियो से मैंने आपके सामने रखी। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।